आज 24 दिसंबर 2025 बुधवार है। आज हम एक ऐसी घटना की पड़ताल करेंगे जो अभी कुछ ही दिन पहले 18 से 20 दिसंबर के बीच बांग्लादेश में घटी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की मौत के बाद पूरा देश जैसे उबल पड़ा। हमारे पास जो स्रोत है वे इन 3 दिनों की उथल-पुथल का एक कच्चा चिट्ठा पेश करते हैं। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि आखिर हुआ क्या था और सबसे जरूरी ऐसा हुआ क्यों। और ये क्यों ही सबसे अहम सवाल है, क्योंकि ये घटनाएं अचानक नहीं हुई। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि बांग्लादेश दिसंबर 2025 से बहुत पहले से एक सुलगते हुए ज्वालामुखी पर बैठा था। सुलगता हुआ ज्वालामुखी, ये एक मजबूत उपमा है। जब आप कहते हैं कि माहौल तनावपूर्ण था, तो इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ नेताओं के भाषणों में था या लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस हो रहा था? मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कुछ था। देखिए, राजनीतिक स्तर पर सरकार और विपक्ष के बीच संवाद लगभग खत्म हो चुका था। वो एक दूसरे को विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन की तरह देख रहे थे। लेकिन इसका असर जमीन पर भी दिख रहा था। आर्थिक मुद्दे जैसे बढ़ती कीमतें और नौकरियों की कमी लोगों में एक बेचैनी पैदा कर रहे थे। सामाजिक तौर पर भी एक ध्रुवीकरण था। तो ये एक ऐसे बारूद के ढेर जैसा था जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। तो वो चिंगारी बने उस्मान हादी। चलिए इस पर आते हैं। कौन थे ये शख्स? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो किसी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेता नहीं थे, तो सिर्फ एक व्यक्ति की मौत पर पूरा देश कैसे भड़क उठा? उस्मान हादी आप कह सकते हैं कि एक जमीनी कार्यकर्ता थे। हमारे स्रोत ये तो नहीं बताते कि वो किस खास पार्टी से जुड़े थे, लेकिन ये साफ है कि वो मौजूदा व्यवस्था के एक मुखर आलोचक थे। लोगों के बीच उनकी एक पहचान थी। वो उन लोगों में से थे जो सिस्टम से सीधे सवाल करते हैं। और उनकी मौत, उसकी परिस्थितियां क्या थीं? क्या उनके मौत के तरीके में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को झकझोर दिया? बिल्कुल, उनकी मौत की परिस्थितियां ही आप कह सकते हैं कि वो काफी विवादास्पद थीं। स्रोत इसका विस्तृत ब्यौरा तो नहीं देते, लेकिन ये साफ है कि उनकी मौत को प्राकृतिक नहीं माना गया। और तुरंत ही ये बात फैली कि इसके पीछे शायद किसी सरकारी एजेंसी का हाथ हो सकता है। अच्छा। और जैसे ये शक की सुई सरकार की तरफ घूमी, ये आग में घी का काम कर गया। मतलब उस्मान हादी की मौत सिर्फ एक मौत नहीं रह गई थी। नहीं, वो एक प्रतीक बन गई। लोगों के दबे हुए गुस्से, उनकी हताशा और सिस्टम के प्रति उनके अविश्वास का प्रतीक। लोगों को लगा कि अगर एक सवाल पूछने वाली आवाज को इस तरह खामोश किया जा सकता है, तो फिर आम आदमी की क्या हैसियत है। बस यही भावना थी जिसने उनकी मौत की खबर को एक देशव्यापी विरोध की लहर में बदल दिया। तो ये आग फैलना शुरू हुई उन 3 दिनों 18 से 20 दिसंबर के दौरान। जमीन पर क्या हो रहा था? क्या ये सिर्फ राजधानी ढाका तक ही सीमित था? नहीं, यही तो इस बार अलग था। ये आग सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रही। ये देश के कई छोटे बड़े शहरों और कस्बों में जंगल की आग की तरह फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक साथ सड़कों पर उतर आया हो। और शुरुआत में ये प्रदर्शन कैसे थे? शांतिपूर्ण? शुरुआत शायद शांतिपूर्ण नारों से हुई होगी, लेकिन बहुत ही जल्द स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। स्रोत में दंगों, आगजनी और तोड़फोड़ का जिक्र है। ये किस स्तर पे हो रहा था? क्या ये सिर्फ भीड़ का अंधा गुस्सा था? देखिए, सड़कों पर जो दिख रहा था वो भयंकर था। बसें जलाई जा रही थीं, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ हो रही थी, रेलवे लाइनों को उखाड़ा जा रहा था, सड़कें जैसे युद्ध का मैदान बन गई थीं। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, जो हमारे स्रोतों में भी उभर कर आती है। वो क्या? मीडिया हाउस, पत्रकारों और सांस्कृतिक संस्थानों पर लक्षित हमले। अच्छा। ये सिर्फ भीड़ का अंधा गुस्सा नहीं लगता, इसमें एक सोची समझी रणनीति की बू आती है। 1 मिनट, ये दिलचस्प है। लेकिन कौन से मीडिया हाउस निशाने पर थे? क्या वे सरकार समर्थक थे या विपक्ष के? इससे हमें हमलावरों के मकसद को समझने में ज्यादा मदद मिल सकती है। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब ही इस घटना की गहराई को दिखाता है। स्रोत इशारा करते हैं कि दोनों तरह के मीडिया को निशाना बनाया गया है। दोनों तरह के? जी, सरकार की तरफदारी करने वाले चैनलों पर भी हमले हुए और सरकार की आलोचना करने वाले अखबारों के दफ्तरों में भी तोड़फोड़ हुई। तो मतलब ये किसी एक पक्ष का गुस्सा नहीं था? बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक पक्ष का गुस्सा नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम से भरोसे का उठ जाना था। एक ऐसी स्थिति जहां कोई किसी की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और दूसरे की सच्चाई बताने वाले को दुश्मन माना जा रहा था। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला था। हमला तो था ही,
साथ ही ये समाज में सच के ही खत्म हो जाने का संकेत था। ये तो सड़कों पर हो रही तबाही की बात हुई, लेकिन जब पूरा देश इस तरह से रुक जाता है तो इसका असर तो लोगों की रसोई तक पहुंचता होगा। हमें मानवीय और आर्थिक कीमत के बारे में क्या पता है? इसका असर बहुत भयानक था। सबसे पहले मानवीय कीमत की बात करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन 3 दिनों की हिंसा में कम से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। सिर्फ 2 मौतें? इस स्तर की हिंसा को देखते हुए ये आंकड़ा थोड़ा कम नहीं लगता? लगता है, और अक्सर ऐसी अराजकता में असल संख्या कहीं ज्यादा होती है, जो कभी सामने नहीं आ पाती। घायलों में आम नागरिक भी थे और सुरक्षाकर्मी भी। लेकिन असर सिर्फ जान जाने या घायल होने तक सीमित नहीं था। एक डर का माहौल था। लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे थे। और आर्थिक तौर पर जब सड़कें बंद होती हैं तो सब कुछ ठप पड़ जाता है। जी, देश की अर्थव्यवस्था एक तरह से पैरालाइज हो गई थी। आप सोचिए, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उसका क्या हुआ होगा। सही बात है। हाईवे बंद थे, ट्रेनें नहीं चल रही थी, बाजार बंद थे। जरूरी चीजों की जो सप्लाई चेन होती है वो टूट गई। मरीज अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इन 3 दिनों ने देश को आर्थिक रूप से हफ्तों, शायद महीनों पीछे धकेल दिया। नुकसान सिर्फ जली हुई बसों का नहीं होता, नुकसान उस भरोसे का होता है जिसके दम पर एक अर्थव्यवस्था चलती है। इतनी बड़ी अराजकता के बीच अगर मैं ढाका की सड़कों पर फंसी एक आम नागरिक होती तो मुझे सरकार की तरफ से क्या दिखाई देता? क्या सड़कों पर फौज थी? क्या इंटरनेट बंद हो गया था? सरकार ने इस आग को बुझाने के लिए पानी डाला या पेट्रोल? सरकार की पहली प्रतिक्रिया ताकत का इस्तेमाल थी। कानून व्यवस्था को बहाल करने के नाम पर सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया। कई हिंसाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। और गिरफ्तारियां? इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई या उनकी स्पीड बहुत धीमी कर दी गई। मकसद क्या था? अफवाहों को रोकना? हाँ, मकसद था अफवाहों को रोकना और प्रदर्शनकारियों के बीच तालमेल को तोड़ना। तो क्या ये रणनीति काम आई? क्या इसने स्थिति को शांत किया या और भड़का दिया? यहीं पर कहानी के 2 पहलू हैं। सरकार के नजरिए से देखें तो ये जरूरी कदम थे। उनका तर्क था कि देश को और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए और अराजकता को रोकने के लिए सख्ती जरूरी थी। लेकिन आलोचकों और मानवाधिकार समूहों का कहना था कि इस सख्ती ने आग में पेट्रोल का काम किया। अच्छा। उनका मानना था कि भारी बल प्रयोग और अंधाधुंध गिरफ्तारियों ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। इंटरनेट पर पाबंदी को लोगों ने अपनी आवाज दबाने की कोशिश के तौर पर देखा। तो भले ही सड़कों पर कुछ समय के लिए शांति हो गई हो, हाँ, लेकिन लोगों के मन में जो अविश्वास और गुस्सा था वो और गहरा हो गया। तो चलिए अब इस धुएं और राख से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये 72 घंटे बांग्लादेश के बारे में हमें क्या बताते हैं? यह हमें बताते हैं कि ये सिर्फ 3 दिन का हंगामा नहीं था। ये उन समस्याओं का विस्फोट था जो सालों से पनप रही थीं। ये दिखाता है कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता कितनी नाजुक है और सिस्टम पर लोगों का भरोसा कितना कम हो चुका है। जब सरकार, विपक्ष और आम जनता के बीच बातचीत के, संवाद के सारे पुल टूट जाते हैं, तब गुस्सा और हताशा सड़कों पर इस तरह से फूटते हैं। आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया पर हमलों की बात की। क्या हम कह सकते हैं कि देश में असहमति की गुंजाइश कम होती जा रही है? इन घटनाओं से तो यही संकेत मिलता है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध, आलोचना और असहमति की जगह होती है। ये एक तरह से सिस्टम के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं, जो प्रेशर को बाहर निकलने देते हैं। प्रेशर कुकर की तरह? बिल्कुल। जब आप इन वॉल्व्स को बंद कर देते हैं, मीडिया को डराते हैं और विरोध को कुचलते हैं, तो प्रेशर कुकर के फटने का खतरा बढ़ जाता है। इन 3 दिनों में हमने शायद उसी प्रेशर कुकर को फटते हुए देखा, और इसका असर सिर्फ देश के अंदर तक नहीं रहता। ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इससे विदेशी निवेश, पर्यटन, इन सब पर बुरा असर पड़ता है। तो संक्षेप में, एक पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठे समाज में एक कार्यकर्ता की विवादास्पद मौत एक चिंगारी का काम करती है। नतीजा होता है 3 दिन की अभूतपूर्व हिंसा और अराजकता, जिसमें न सिर्फ जान माल का भारी नुकसान होता है, बल्कि ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य और भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर देती है। बिल्कुल, और ये घटनाएं हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती हैं, जिस पर गौर करना जरूरी है। जब लोगों को लगता है कि अपनी बात कहने के औपचारिक रास्ते, जैसे संसद, अदालतें या मीडिया, या तो बंद हो चुके हैं या उनकी सुनते नहीं हैं, तो वो कौन से रास्ते चुनते हैं? वो सड़कों पर उतरते हैं। हाँ, और वो रास्ता अक्सर हिंसक और विनाशकारी होता है। तो असली सवाल जो ये घटना पूछ रही है, वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि हर उस समाज के लिए है
जो गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण का सामना कर रहा है। सवाल यह है कि कोई भी समाज बात सड़कों पर हिंसा तक पहुंचने से पहले संवाद और शांतिपूर्ण समाधान के लिए मजबूत और भरोसेमंद रास्ते कैसे बना सकता है।